गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिली अकेडमी JRF में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लो, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से जैसे मेरी कोई भी नोटिफिकेशन, जैसे कोई भी वीडियो आएगी, मेरी नई अपलोड होगी, तो आपको उससे खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इस चैनल पे आपको BA की क्लासेस के मिलेंगे, MA की मिलेंगे, नेट के लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF नोट्स मिलेंगे, वहाँ से आप PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर आपने किसी टॉपिक के बारे में पूछना हो या कोई और टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का। और अभी बसंतगढ़ कॉलेज के बच्चे, भद्रवा कॉलेज के बच्चे और पाउडर कॉलेज के बच्चे तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, उनके पास तो मेरा कॉन्टैक्ट भी है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड पूरी वीडियो को अच्छे से देखना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस वाले पोर्शन में हम लोग खाली फिलोसफिकल अप्रोच जो है उसको करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ये भी इसमें करेंगे हम लोग। तो जैसे मैंने लिखा है ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें हम एक ही ट्रेडिशनल अप्रोच करने वाले हैं, वो भी फिलोसफिकल अप्रोच। अप्रोच क्या है? एन अप्रोच मे बी डिफाइंड एज द वे ऑफ लुकिंग एट एंड देन एक्सप्लेनिंग ए पर्टिकुलर फेनोमेना। अप्रोच क्या है? अप्रोच एक सोचने का नज़रिया है, किसी चीज़ को देख के फिर उसको एक्सप्लेन करने का। जैसे मैं अगर आपको कोई पिक दिखाता हूँ, कोई फ़ोटो दिखाता हूँ, कोई मूवी का सीन दिखाता हूँ या कुछ दिखाता हूँ, तो आपको कहूँगा कि ये प्रिडिक्ट करो या फ़ोटो में क्या है या मूवी के सीन में क्या है। तो हर किसी का देखने का नज़रिया अपना होगा, किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा, किसी का न्यूट्रल होगा। तो हर किसी का देखने का अपना अपना एक नज़रिया है। तो अप्रोच क्या है? अप्रोच एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी इंसान जो है वो किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को देख के जो उसके बारे में अपना व्यू देता है, वो हो गया अप्रोच। क्योंकि जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, सबकी अप्रोच सेम नहीं थी। हर कोई जो है अपने एटमॉस्फेयर, अपने सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे आपको, अगर आपके गांव में रोड नहीं है, आपके गांव में बिजली नहीं है, आपके गांव में पानी नहीं है, तो आप मेजॉरिटी उन ही समस्या के बारे में सोचोगे। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मान के चलो अभी मेरे मोबाइल में बैटरी डेड हो जाए, या जो मैं लाइट यूज़ कर रहा हूँ फोकस के लिए, तो लाइट ही ना हो, तो मैं इसी के बारे में सोचूंगा। तो जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन्होंने उस ही चीज़ के बारे में सोचा जो उनके टाइम में प्रॉब्लम थी। जैसे कि उनके टाइम में क्या प्रॉब्लम थी कि जो स्टेट थी, जैसे हमारे यहाँ राजा महाराजा होते थे, तो वो लोगों को फ्री नहीं रखते थे, बिल्कुल लोगों को फ्री नहीं रखते थे। अप्रोच क्या है ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो है इसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आप सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपको PDF मिलेगा, उसमें जब हम फिलॉसफिकल अप्रोच पढ़ेंगे तो उसकी लेंथ पूरी नहीं है, आप यहाँ से वीडियो देख के उसको नोट कर लेना। मैंने उस लेंथ को थोड़ा कम रखा था स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होनी चाहिए। आप यहाँ से नोट कर सकते हो, नोट्स से अपने कंपेयर करके। Approach. An approach may be defined as the way of looking at and then explaining a particular phenomena. कि अप्रोच क्या है? किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को देखना, फिर वो अपने नज़रिए से, अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना, वही क्या है? एक अप्रोच है। डिफरेंट पीपल्स की, जैसे हमने डिस्कस किया, डिफरेंट अप्रोच है। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपकी सराउंडिंग के, आपकी प्रॉब्लम पे, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद है ranging from birth to death of human being, all the activities and phenomena are governed by political science। कहता है कि जब हम पैदा होते हैं तब से लेके जब मृत्यु होती है तब तक इंसान की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो किसके अंडर आती हैं? पॉलिटिकल साइंस के अंडर आती हैं। तो इससे ये तो पता लग जाता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो है स्कोप, जो है, जो इन्फ्लुएंस है, जो सर्कल है, वो बहुत ज़्यादा है। It is for this reason that approach to the study of political science are so many। इसी रीज़न से हमारे पास जो है पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी अप्रोचेस हैं। ब्रॉडली क्लासीफाइंग, देर आर 2 टाइप ऑफ अप्रोचेस टू
पॉलिटिकल साइंस। अगर हम ऐसे ब्रॉडली मोटे मोटे तौर पे क्लासीफाई करें तो हमारे पास जो है दो टाइप्स हैं फिलोसफिकल अप्रोच की पॉलिटिकल साइंस का। अप्रोचेस टू पॉलिटिकल साइंस जो है दो अप्रोचेस हैं। कौन कौन सी अप्रोचेस हैं? फर्स्ट आ गई, फर्स्ट है, देखो इसमें पीपीटी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये सब हेडिंग है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस में जो है वो कौन कौन सी हैं। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आ जाएगा, हमने कहा था ना अभी इससे ऊपर के जो ब्रॉडली हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, तो दूसरी टाइप हमें नीचे दिखेगी। एक आ गई ट्रेडिशनल, जैसे कि यहाँ दिखाई हुई है ट्रेडिशनल और नॉर्मेटिव अप्रोच, और दूसरी आ जाएगी मॉडर्न अप्रोच। तो ब्रॉडली हम अप्रोचेस को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आती है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड आती है मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें कौन कौन सी अप्रोचेस आती हैं? ट्रेडिशनल में आ जाती है जैसे हमारी फिलोसफिकल अप्रोच आ गई, इंपॉर्टेंट है, फिर हिस्टोरिकल अप्रोच आती है, फिर लीगल आती है, फिर इंस्टीट्यूशनल आती है, फिर उसके बाद हमारे पास आती है मॉडर्न अप्रोचेस। कौन सी? हमने ऊपर पढ़ा था ना कि दो टाइप की अप्रोचेस हैं हमारे पास, कौन कौन सी? एक ट्रेडिशनल अप्रोचेस एंड सेकंड आगे मॉडर्न अप्रोच। तो ये भी आपकी क्या सब हेडिंग है, मॉडर्न अप्रोचेस। तो मॉडर्न अप्रोचेस में कौन कौन सी आएंगी? बिहेवियरल अप्रोच आएगी, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एमए पीएचडी करोगे तो भी बिहेवियरल अप्रोच आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सेम इज़ द केस विद पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। फिर आता है सिस्टम अप्रोच, उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच और कम्युनिकेशन अप्रोच, फिर आता है डिसीजन मेकिंग अप्रोच। ये वाले अप्रोचेस जो हम पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न अप्रोचेस हैं। फिर आता है कन्फ्लिक्ट अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच, ग्रुप अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, मार्क्सियन अप्रोच। इतनी अप्रोचेस हम एक बार इन सब का देखेंगे कि एज जो इनका नाम इंडिकेट करता है उससे हमें क्या पता चलता है ये अप्रोच किसके बारे में है। और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस जैसे फिलोसफिकल अप्रोच होगी, हिस्टोरिकल अप्रोच होगी, लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल होगी, इनको हम करेंगे। इस मॉडर्न अप्रोचेस में भी हम एक बिहेवियरल अप्रोच करेंगे, पोस्ट बिहेवियरल करेंगे, सिस्टम अप्रोच करेंगे, और स्ट्रक्चरल करने की कोई ज़रूरी नहीं है, कोई 3 अप्रोचेस करेंगे सफिशेंट है बहुत। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में जो आती हैं अप्रोचेस जैसे फिलोसफिकल अप्रोच, प्लेटो को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो फिलॉसफी में जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी उस चीज़ को बोलते हैं। फिलॉसफी हो गई जो आपका एक उटोपियन जिसमें अप्रोच लगी हो, जैसे कि मतलब जो थिंकिंग हो, जिसमें क्या हो, जिसमें ज़्यादा थिंकिंग हो। जैसे आपके कॉलेज में हो सकता है अगर आपका नया न्यूली इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है तो उसमें नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स नहीं हो, तो आप ये सोच सकते हो हाँ हमारे कॉलेज में सब्जेक्ट्स होने चाहिए। हो सकता है आपके कॉलेज की बिल्डिंग ना हो तो आपको ये लग रहा हो कि हमारे क्लासरूम अच्छे नहीं है, हमारे कॉलेज की बिल्डिंग हो। वो फिलोसफिकल अप्रोच है। फिलोसफिकल अप्रोच क्या है? फिलोसफिकल अप्रोच रियलिटी से काफ़ी दूर माना जाता है इसको। इसमें जो थिंकर्स हैं वो इतना रियल सोचते हैं, इतना डीप सोचते हैं कि हो सकता है वो धरती पे पॉसिबल ही ना हो। जैसे आप पढ़ोगे प्लेटोज आइडियल स्टेट, प्लेटो की एक आइडियल स्टेट दी थी उन्होंने, तो वो इतनी अच्छी स्टेट थी, अच्छी क्या मानेंगे, मतलब वो इतने उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स थे उसको अच्छी बनाने के लिए, ऐसे ऐसे रूल्स थे कि वो धरती पे कभी पॉसिबल हुई नहीं। जो प्लेटो ने इतना वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिया अपनी आइडियल स्टेट के लिए, तो वो पॉसिबल हुई नहीं। तो वो कहते फिलोसफिकल अप्रोच थी। फिलोसफिकल अप्रोच क्या है? ये थिंकिंग पे बेस्ड है, इसमें रियलिटी आपको कम आएगी, जो हमारे सेंस एक्सपीरियंसेस हैं वो कम हो लगे होंगे, और साइंटिफिक अप्रोच इसमें नहीं होगी। तो ये है फिलोसफिकल अप्रोच। उसके बाद फिलोसफिकल अप्रोच को आज हम इस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है? ये हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस देती है। ये पॉलिटिकल साइंस को किस एंगल से पढ़ती है? हिस्ट्री वाले एंगल से। जैसे फिलोसफिकल अप्रोच जो है पॉलिटिकल साइंस को एक फिलोसफिकल व्यू से पढ़ती है, वैसे ही हिस्टोरिकल अप्रोच जो है तो पॉलिटिकल साइंस को अपने हिस्टोरिकल व्यू से पढ़ती है। हिस्टोरिकल व्यू हो गया प्लेटो के टाइम पॉलिटिकल साइंस कैसे थी,
तो उसके बाद कैसी थी, आज के टाइम कैसी थी, उसी हिस्ट्री को देख के हम आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 50 60 या 100 साल में हमें किन किन चीज़ों की नीड आएगी पॉलिटिकल साइंस में। फिर आता है लीगल अप्रोच। जो लीगल अप्रोच है ना, लीगल मतलब लॉ, ये किसको ज़्यादा फोकस करती है, लॉ को। ये पॉलिटिकल साइंस को एक लॉ के रिलेशन में पढ़ती है, एक जो लॉ है सब्जेक्ट है हमारा, तो उसके एंगल से पॉलिटिकल साइंस को देखती है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ना, ये इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करती है, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो जैसे हमारी पार्लियामेंट है, तो जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये उस पर ज़्यादा फोकस करती है। उसके बाद हमारे पास आती है मॉडर्न अप्रोचेस। जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं उसमें बिहेवियरल अप्रोच है। जो बिहेवियरल अप्रोच है ये इंसान के जो बिहेवियर को है उसको ज़्यादा ध्यान में रखती है। जैसे इससे पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी तो वो पॉलिटिकल साइंस, जब पॉलिटिकल थिंकर जब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते थे तो वो इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन जब बिहेवियरल अप्रोच आई, बिहेवियरल अप्रोच ने कहा कि हमें इंसान का बिहेवियर जो है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि जैसे अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो उस डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं, या कैसे हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है वहाँ की पब्लिक की। तो जब हमें पब्लिक का, सिटीजन्स का ही बिहेवियर पता नहीं होगा तो इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम कैसे जान पाएंगे उतना। तो बिहेवियरल अप्रोच इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंसान के बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस करती है। उसके बाद आता है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। जो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है ये भी बिहेवियरल अप्रोच में थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच इसके अगेंस्ट नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ा सा सुधार करके इन्होंने पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच लाई है। फिर आती है सिस्टम अप्रोच, आती है हमारे पास। ये क्या मानती है, ये पॉलिटिकल जो हमारी स्टेट है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको एक सिस्टम की तरह मानती है कि पूरा सिस्टम जो है एकदम पूरे सिस्टम की, जैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है वैसे एक जो है एक सिस्टम की तरह काम करता है पूरा। फिर आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये स्ट्रक्चर जो है हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो या जो भी है हमारी स्टेट के बारे में, ये उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देता है। सिस्टम अप्रोच को भी हम पढ़ेंगे, सिस्टम अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कम्युनिकेशन अप्रोच है, ये कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। फिर डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, ये डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो हमारी स्टेट है वो डिसीजन मेकिंग कैसे करती है, कौन कौन से प्रोसेस डिसीजन मेकिंग में आने चाहिए। फिर कन्फ्लिक्ट अप्रोच है, ये पॉलिटिकल साइंस को एक कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के, कन्फ्लिक्ट हो गया कि जो किसी दो देश के बीच में कोई तकरार है, किसी चीज़ में नहीं बन रही है, किसी चीज़ जैसे इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना को ले लो, तो उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, तो जो कन्फ्लिक्ट अप्रोच है वो पॉलिटिकल साइंस को एक कन्फ्लिक्ट के नज़रिए से पढ़ती है। फिर पॉलिटिकल अप्रोच तो आपको पता ही है, हमारी पूरी पॉलिटिकल साइंस है। फिर आता है ग्रुप अप्रोच है, ये सिंगल पर्सन पे फोकस नहीं करती बल्कि ग्रुप पे फोकस करती है। फिर इकोनॉमिक अप्रोच है, ये पॉलिटिकल साइंस को इकोनॉमिक एंगल से देखती है। फिर मार्क्सियन अप्रोच है, ये कार्ल मार्क्स की जो स्टडी थी, तो सोशलिज्म के, साइंटिफिक सोशलिज्म जिसको हम बोलेंगे, उस व्यू से स्टेट को देखती है या पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करते हैं। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा जितनी भी अप्रोचेज है सबको हमने क्लियर कर लिया, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट सारी नहीं है। आपको हार्डली 3 अप्रोचेस करनी पड़ेंगी ट्रेडिशनल में से और 3 करनी पड़ेंगी मॉडर्न में से, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको हर अप्रोच का नाम पता होना चाहिए और वो क्या इंडिकेट कर रही है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, ट्रेडिशनल में भी खाली हम आज फिलोसफिकल अप्रोच जो है उसको करने वाले हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, all the approaches in the political science before the World War First and beginning of the behavioral approach in political science are known as ट्रेडिशनल अप्रोचेज। ट्रेडिशनल अप्रोचेज मतलब पुरानी पुरानी अप्रोचेज उनको कहते हैं जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले आई थी और बिहेवियरल अप्रोच से पहले थी, तो उनको हम क्या कहेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोचेज कहेंगे। दे आर आल्सो नोन एज, उन्हें क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है या नॉर्मेटिव अप्रोच भी कहा जाता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेज को हम 3 नाम से जानते हैं। एक तो आ गया ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा आता है जी क्लासिकल अप्रोच और थर्ड आता है नॉर्मेटिव अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को हम 3 तरीकों से जानते हैं, 3 नाम से जानते हैं। अब जो है इट इज़ मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप एज शोन बिलो। इसको हम जर्नली जो है 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर लेते हैं। आज के लेक्चर में जो है हम फिलोसफिकल अप्रोच ही करने वाले हैं, बाकी जो 3 है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
दिस अप्रोच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पुरानी अप्रोच जो है वो फिलोसफिकल अप्रोच है। ये प्लेटो से स्टार्ट हुई थी, तभी प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर कहा जाता है। इन दिस अप्रोच द स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड मैन इज linked with the pursuit of certain goals, morals, truth, etc. इस अप्रोच में क्या होता है कि स्टडी ऑफ जो स्टेट की है, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट है या इंसान की जो है वो किस तरीके से की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि उनका गोल क्या है, उनके मॉरल क्या है, उनके ट्रुथ क्या है, जैसे कि प्लेटो ने किया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइडियलिस्ट अप्रोच, क्योंकि ये आइडिया पर बेस्ड है। जो फिलोसफिकल अप्रोच है ना, ये आइडिया पर बेस्ड है। ऐसा नहीं हो सकता सारे आइडियाज़ जो हैं आपके दिमाग के, अगर वो इम्प्लीमेंट करने हो तो सारे ही इम्प्लीमेंट हो सकें धरती पे, नहीं हो सकता है। आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आए कि मैं उड़ने लगूं, लेकिन आपको पर तो लग नहीं सकते। हाँ, आप विद टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ करके उड़ भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नेचुरल, अगर आप पक्षी की तरह उड़ना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आइडियलिस्ट अप्रोच क्या है, ये एक आइडिया पे बेस्ड है, जो आपके दिमाग में थिंकिंग है उस पे बेस्ड है। और फिलोसफिकल अप्रोच डिफरेंट होगी। आप अगर आप भी फिलोसफिकल अप्रोच से हो तो आपकी थिंकिंग डिफरेंट है, दूसरे की डिफरेंट है। लेकिन जो साइंटिफिक होगी वो कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी, कुछ साइंटिफिक प्रूफ पे बेस्ड होगी, वो ऑलमोस्ट सबकी सेम होगी। इट इज़ बेस्ड ऑन, ये पर्सनल थिंकिंग पे है, और इसमें साइंटिफिक जो है, साइंटिफिक प्रूफ इसका कुछ भी नहीं है। फिलोसफिकल अप्रोच का साइंटिफिक प्रूफ कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी रिप्रेजेंट फिलोसफिकल अप्रोच। पुरानी जो पॉलिटिकल थ्योरी है, मेजॉरिटी ऑफ देम पॉलिटिकल जो फिलोसफिकल अप्रोच है उसको रिप्रेजेंट करती है। इट्स थीम आर जनरली कंसर्न्ड विद मॉरल रीजनिंग एंड कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू साइंटिफिक टेस्ट। अब इसकी जो कुछ जो जर्नलाइजेशन हैं, जो इसकी थीम्स हैं, उसको वो मॉरल बेस्ड है। मॉरल हो गया अच्छा है या बुरा है, तो वो मॉरल बेस्ड रीजनिंग पे हैं, आपकी सोच पे हैं। कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू साइंटिफिक टेस्ट, उनको हम साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं। वो ऑब्जर्वेशन वाली नहीं है, वो उनको हम अपने सेंस एक्सपीरियंसेस, जो हमारे इम्पेरिकल सेंस ऑर्गन्स हैं, उससे हम नहीं देख सकते। मोस्ट ऑफ द क्लासिकल थिंकर्स proceeds from a hypothesis about human nature and then dwells on two themes. मेजॉरिटी ऑफ द क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस होता है एक परिकल्पना, जिसको हम मान के चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं आप कहीं से भी जम्मू जा रहे हैं, मान के चलो जम्मू वैष्णो माता या कहीं भी जा रहे हो, तो अगर आपके रास्ते में 2 या 3 रास्ते आते हैं, आपके मिड पाथ में अगर कोई 2-3 रास्ते आते हैं, तो आप किसी एक को लेते हो, तो आप ये मान के चलते हैं हाँ यार ये शॉर्ट होगा। अब होगा या नहीं होगा वो तो लास्ट में प्रूफ होगा। वैसे ही जब आप पीएचडी करते हो तो हाइपोथेसिस एक बहुत बड़ी आपके सामने एक प्रॉब्लम बनी होती है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि आप जो पहले मान के चलते हो, मतलब जो भी आप सपोजिशन मान के चलते हो, वो ठीक है या गलत है, वो तो प्रूफ के बाद ही पता चलेगा। जैसे कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो उसने कुछ इरेलीवेंट मटेरियल रखा है जेब में, तो हम लोग एग्जामिनर्स ये मान के चलते हैं कि बच्चे के पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। या अगर मैं ये मान के चलता हूँ, बच्चे को खड़ा करता हूँ तो पॉकेट सर्च करता हूँ, तो मैं ये हाइपोथेसिस लेके चल रहा हूँ कि बच्चे के पास कुछ इरेलीवेंट मटेरियल है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस भी बच्चे के पॉकेट सर्च करो तो सबके पास कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो हो गया हाइपोथेसिस। तो जितने भी वो क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो एक हाइपोथेसिस लेके चलते थे, एक परिकल्पना लेके चलते थे किसके बारे में, कि इंसान की नेचर कैसी है, जो ह्यूमन बीइंग है वो अच्छा है या बुरा है, कैसा है। एंड देन ड्वेल्स ऑन 2 मेन थीम्स, और उसके बाद क्या करते थे, वो 2 मेन थीम्स पे अपना फोकस करते थे, थीम्स के बारे में बोलते थे। वो कौन कौन थी? आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है उसका आर्ट, गवर्नमेंट कैसे चलती है, क्या है आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। एंड ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ओब्लिगेशन हो गया कि जैसे आप सरकार अगर कुछ, जैसे आज के टाइम में कोविड प्रोटोकॉल्स दे रही है सरकार, मना कर रही है घर से बाहर मत निकलो, तो वो क्या है, हम क्यों माने उनको, क्योंकि वो ओब्लिगेशंस हैं, वो लीगल हैं या इलीगल हैं। तो यही कहता है कि जो सरकार बोल रही है, तो किस बुनियाद पे पॉलिटिकल ओब्लिगेशन जो है, जनता को बोल रही है कुछ अगर मानने के लिए ओब्लिगेशन है, तो वो किस बुनियाद पे है, किस ग्राउंड पे है। Aristotle said man is by nature a political animal,
एरिस्टोटल ने कहा था, ये देखो मैं इन्वर्टेड कामा में रख रहा हूँ, ये कोटेशन है, तो अगर आपको कोई भी पूछता है मैन इज़ बाई नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, किसने कहा था, तो आप किसको बोलोगे, एरिस्टोटल ने कहा था। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो आप वो अच्छे से लर्न करके रखना पड़ेगा कि मैन इज़ बाई नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। बाई नेचर जो है पॉलिटिकल एनिमल, इंसान जो है बाई नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है। तो किसने कहा था, ये एरिस्टोटल ने कहा था। ये एक सपोजिशन है, एक उनका हाइपोथेसिस है। आफ्टर इट ड्वेल्स ऑन द टू सब्जेक्ट्स एज मैंशनड अर्लियर। फिर उसके बाद पहले तो एक हाइपोथेसिस लेते हैं कि इंसान क्या है, एक पॉलिटिकल एनिमल है। फिर वो दो आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पे एरिस्टोटल अपना व्यू देते हैं। आफ्टर इट ड्वेल्स ऑन द टू सब्जेक्ट एज मैंशनड अर्लियर, मतलब जो हमने दो सब्जेक्ट लिखे कौन कौन सा, एक आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है, एक ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। ठीक है। Machiavelli dwells on art of government in his work The Prince by assuming the selfish and ungrateful nature of man। जो आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है कि जो राजा है, जो उनको राज कैसे करना चाहिए, उनको स्टेट कैसे चलाना चाहिए, किस आर्ट से चलानी चाहिए, क्या टेक्निक्स हैं, तो वो मैकेलवी जो है एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट भी कहा जाता है, याद रखना, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड प्लेटो को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था पहले भी। तो मैकेलवी क्या करते हैं कि सरकार कैसे चलानी चाहिए, एक राजा को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए अपनी स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्टेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। तो उन्होंने द प्रिंस, उनका एक वर्क है, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द प्रिंस, इसमें मैकियावेली ने कहा है। तो उन्होंने हाइपोथेसिस क्या ली है, उन्होंने ये मान के ये वर्क किया, उन्होंने कहा है जो इंसान है वो सेल्फिश है। क्या है, सेल्फिश है, अनग्रेटफुल है और सेल्फिश है। इंसान धोखेबाज है, कहीं भी पलट सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैकियावेली ने तो इतना इंसान के बारे में मतलब जो प्रोजेक्ट की है ह्यूमन बीइंग की व्यू, जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर इतना गलत प्रोजेक्ट किया है कि ये कहते हैं कि अगर किसी के बाप का मर्डर होता है तो वो पहले ये नहीं सोचेगा कि मेरे बाप का मर्डर किसने किया है, पहले ये बोलेगा कि जो मेरे बाप की प्रॉपर्टी है तो वो मतलब मेरे को दे दो, पहले वो प्रॉपर्टी डिमांड करेगा, ना कि अपने बाप का कातिल। तो ये भी एक फेमस कोटेशन है मैकियावेली की। फिर उसके बाद आता है होप्स मेनली फोकस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। उसके बाद होप्स आते हैं, तो वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में जो है फोकस करते हैं। ही गिव एन एब्सोल्यूट व्यू ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। वो क्या करते हैं, एब्सोल्यूट व्यू ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, यानी जो आपको सरकार जो बोल रही है, जो आपके शासन, जो आपके किंग बोल रहे हैं, वो आपको मानना पड़ेगा, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट। क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट व्यू, इसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट व्यू ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो होप्स कभी भी ये याद रखना, होप्स जो जनता है, जो सिटीजन्स है, उनको ये राइट नहीं देते हैं कि आप स्टेट के खिलाफ प्रोटेस्ट करो या राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। होप्स ये कहते हैं कि जो भी आपके किंग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और वो आपको मानना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। यही व्यू ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो था वो रूसो और हीगल ने उसको डिफरेंट ग्राउंड्स पे लाया। अब इसके बाद है लॉक रिवाइज दिस कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन। जो होप्स ने एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन का कंसेप्ट दिया था कि जो भी आपका शासन, जो भी आपकी स्टेट, जो भी आपका किंग कहेगा वो सिटीजन्स को, वो जनता को मानना ही पड़ेगा। लॉक ने इस जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो था उसको रिवाइज कर दिया। ही मैंशनड अबाउट सम राइट्स इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो यहाँ एक स्टेट ऑफ नेचर का कंसेप्ट आता है। एक हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि जो हमारी स्टेट बनी है, जो हमारा राज्य बना है, वो कैसे बना है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट से बना है। तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि जैसे हमारा इंडिया कंट्री है एक, उसको हम पॉलिटिकली स्टेट कहते हैं। तो जो हमारी इंडिया स्टेट है, तो स्टेट बनने से पहले हमारा जो रहना सहना कैसे रहा होगा, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं तो इंसान पहले जंगल में था, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सिविलाइज्ड हो गया, कपड़े पहनना स्टार्ट किए, तो जो एग्रीकल्चर का काम किया,
जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो रखें तो इंसान क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो वैसे ही जो लोग हैं, जॉन लॉक भी कहते हैं कि जो स्टेट जब बनी नहीं थी, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट नहीं हुई थी, तो उससे पहले वाले पीरियड को वो स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर को आपने याद रखना है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, ये ऐसा पीरियड है जब हमारा पॉलिटिकल स्टेट अभी नहीं बनी थी, तो उससे पहले जो इंसान रहता था तो उसको कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। तो लॉक कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है तो उसमें कुछ राइट्स थे, और राइट ये कौन कौन से कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट टू सिक्योरिटी कहते हैं। तो कुछ राइट्स ये कहते हैं ऐसे हैं कि जो स्टेट भी इंसान से दूर नहीं ले जा सकती। ही गेव राइट टू इंडिविजुअल टू गो अगेंस्ट द स्टेट इफ सम राइट्स आर वायलेटेड। ये कहते हैं कि अगर आप राइट टू लाइफ कोई सरकार या कोई राज्य या कोई किंग नहीं दे सकता, या आपको राइट टू सिक्योरिटी टू योर प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, तो आपको पूरा हक है, आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, आप सरकार को ओवरथ्रो करके दूसरी सरकार को चेंज कर सकते हो। कांत स्टार्टेड फ्रॉम डिफरेंट हाइपोथेसिस। वैसे कांत जो है, इमैनुअल कांत, ये भी डिफरेंट हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं और गिव द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन। और किसका कंसेप्ट देते हैं, ह्यूमन डिग्निटी का देते हैं। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब हो गया जो ह्यूमन है तो उसकी, जैसे हमने पढ़ा कि मैकियावेली ने कहा था कि इंसान जो है सेल्फिश है, तो ये कहते हैं इंसान सेल्फिश नहीं है, उसकी एक डिग्निटी है, उसका भी एक दर्जा है, उसका भी एक स्टेटस है सोसाइटी में। तो ह्यूमन डिग्निटी का कंसेप्ट किसने दिया था, इमैनुअल कांत ने दिया था। उसके बाद आता है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल चेंज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। जे.एस. मिल ने क्या किया, जो नेचर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है उसको चेंज किया बाय डिफाइनिंग द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। उन्होंने ये दिखाया कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कब हो सकती है, कि जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है कब हो सकती है। इंटरवेंशन का मतलब आ गया कि जो सरकार है वो अपनी दखल अंदाजी जो है वो किन किन चीज़ों में जो है इंटरवेन कर सकती है। तो इन्होंने कहा कुछ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, कुछ अदर रिगार्डिंग एक्शन है। जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है उसमें तो सरकार से इंडिविजुअल बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है उसमें सरकार जो है क्या करेगी, इंटरवेंशन करेगी। जैसे आप हेडफोन से गाने सुन रहे हो, पास में कोई बैठा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पड़ोसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उन्हें डीजे परचेज कर लिया, आप घर में रोज़ डीजे लगा रहे हो, लेकिन पड़ोसी को तो प्रॉब्लम हो रही ना उससे। तो जो आप हेडफोन से सुन रहे हो वो आपकी सेल्फ रिकॉर्डिंग एक्शन है, लेकिन आप जो घर में डीजे बजाओगे तो वो अदर रिकॉर्डिंग एक्शन है, क्योंकि उससे अदर पीपल्स को फ़र्क पड़ रहा है। तो स्टेट किस में इंटरवेंशन करेगी, अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल अदर्स में करेगी। टी.एच. ग्रीन, उसके बाद ग्रीन आते हैं, आल्सो लिमिटेड द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट बाय गिविंग हिज थ्योरी ऑफ मॉरल राइट। थ्योरी ऑफ मॉरल राइट जो है ये टी.एच. ग्रीन ने दी थी। तो ये भी जैसे हमने पढ़ा जे.एस. मिल ने थोड़ा सा जो इंटरवेंशन है स्टेट की तो उसको कम किया, वैसे ही इन्होंने भी जो स्टेट की इंटरवेंशन है उसको लिमिट कर दिया। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं जो क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, तो ये लोग क्या करते हैं, ये मोस्टली इनकी स्टडी जो रही है इनका काम, क्योंकि इनके टाइम तो एब्सोल्यूट किंग होते थे, जिस मर्जी उसको मार डालते थे, जिस मर्जी उसको फांसी पे चढ़ा देते थे। तो इनका सबसे बड़ा जो उस टाइम की प्रॉब्लम थी कि स्टेट लोगों पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती थी। स्टेट ने जो है अपने सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था, यानी उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी कुछ भी है वो कौन कंट्रोल करता था, स्टेट। जैसे कि हमारे इंडिया में देखने को मिलता, जब राजा महाराजा होते थे तो वो कुछ भी कर सकते थे, वो एक एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी थी। तो वैसे ही इन्होंने क्या, उस टाइम के जो थिंकर्स थे, ये इनका जो डिमांड थी कि जो स्टेट है अपने सिटीजन्स पे कम दबाव रखेगी, उनको इन्फ्लुएंस कम करेगी। दिस अप्रोच वॉज अप्लाइड बाई प्लेटो। इस अप्रोच को प्लेटो, रूसो, कांत, हेगल, ग्रीन, हॉबहोस, माइकल ओकेशॉट, बहुत सारे जितने हमने थिंकर्स पढ़े, कुछ इसमें से नहीं भी हमने पढ़े, तो ये इन डिफरेंट थिंकर्स ने जो है फिलोसफिकल अप्रोच को स्टार्ट किया है। और फिलोसफिकल अप्रोच जो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, वो प्लेटो से हुई थी। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखना आप, अगर किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा उसको दबा लेना, क्योंकि जैसे मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जैसे आप कोई भी मेरी वीडियो देखते हो तो उसको लाइक कर दिया करो, लाइक से मेरे को पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं।
तो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट करके पढ़ सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी PPT को सुनने के लिए पूरा। एंड अपना अच्छे से ध्यान रखिए, कोविड सिचुएशन में घर से बाहर नहीं आइए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस। थैंक यू।